मैं ईरान के प्रधानमंत्री के ओथ सेरेमनी के लिए गया था। वहां एक 5 स्टार होटल है, वहां सब राष्ट्र के प्रमुख उतरे थे। मोदी जी ने मुझे भेजा था। तो कार्यक्रम 5 बजे था उनके संसद में। तो हम 15-20 लोग थे जो फॉरेन डिग्नेटरीज थे। तो हमने कॉफी वगैरह पी ऐसे छोटे से रूम में। फिर सबका स्वागत हुआ। तो एक व्यक्ति कोई राष्ट्र का प्रमुख नहीं था। तो मुझे लगा ये कौन है, तो मैंने भी हाथ मिलाकर पूछा। तो हम्मस करके जो है उसका प्रमुख था, पर वो चीफ जस्टिस के साथ और प्रधानमंत्री के साथ पीछे जा रहा था और बाकी हम लोग पीछे थे और सरकार ने उसको प्रायोरिटी दी थी। कार्यक्रम खत्म हो गया। मैं भी वहां से अपने होटल में आया और खाना खा के सो गया। 4 बजे एम्बेसडर आया और उन्होंने दरवाजा ठोका। बोले साहब हमको निकलना पड़ेगा। बोला क्यों? बोले बहुत गड़बड़ हो गई। बोला क्या हुआ? तो बोले कल यहाँ जो हम्मस का नेता था, बहुत पावरफुल आदमी, उसके रूम में वो मारा गया। मतलब किसने मारा? पता नहीं। बोले वो कहां से मिसाइल निकली, कहां घुसी। अब कोई बोलता मोबाइल फोन नंबर था उसका, उसको स्पेशली एक जगह छुपा कर रखा था, एक बंगले में। वहां जाकर उस रूम में जाकर वहां मार दिया। तो आने वाला समय जो है वो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर डेवलपमेंट इन डिफेंस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, एक्सपोर्ट, ये सब हमको करना पड़ेगा। आज इस्राएल इतना छोटा सा देश है, कितना छोटा है, फिर भी खड़ा है। क्यों? आज अमेरिका की दादागिरी जो चलती है, क्यों चलती है? इसका कारण ताकत। आज मिसाइल में, डिफेंस में खंडारे साहब बैठे हैं। वो लड़ाई में हम लोग पहले पिक्चर में देखते थे, वो ट्रक में सैनिक लड़ते हैं, वो राइफल लेते हैं, फिर कुत्ते, फिर ऐसा लेके दौड़ते हैं और और ईरान में से भी आप देखिए कि पारसी लोग हमारे देश में आए, यहूदी आए, जिसका उल्लेख सुधांशु ने किया है। कितनी कम पॉपुलेशन थी, पर यहां आकर दूध में जिस प्रकार से शक्कर डालते वैसे वो यहां रहे, कोई फर्क नहीं आया। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम उसके बिंदु है। तो हमारी संस्कृति ये सांप्रदायिक नहीं है, जातीयवादी नहीं है, उल्टा हिंदुत्व ये उदारत्व है, सहिष्णु है, सर्वसमावेशक है। पूरे इतिहास में कोई हिंदू राजा ने अन्य धर्मियों के कितने धर्म प्रार्थना स्थल उद्ध्वस्त किए, उसका हिसाब नहीं मिलता, किसी ने नहीं किया। इसका कारण हमारा वो कल्चर नहीं, जेनेटिक नहीं है। हम वैसे ही सभी प्रकार से सर्वधर्म समभाव का अनुकरण करते हैं। पर दुर्भाग्यवश 47 के बाद राजनीति में जो धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या बनकर जो समस्याएं खड़ी हुई, उन समस्याओं ने आज भी हमारे सामने दिक्कतें खड़ी की है। और इसलिए स्वातंत्रवीर सावरकर कहते थे कि हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व है, भारतीयत्व यही हिंदुत्व है, और हिंदुत्व यही भारतीयत्व है, और हिंदुत्व और भारतीयत्व यही राष्ट्रीयत्व है। क्या परिस्थिति बनी हमारी? मैं 2 दिन मुश्किल से रहता हूं, इन्फेक्शन हो गया। ये दिल्ली पूरा प्रदूषण से त्रस्त है। क्यों है? मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, 40% हमारे कारण होता है, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल। सुदर्शन जी कितने बार मुझे कहते थे कि इस देश का किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा, ईंधन दाता बनेगा, हवाई ईंधन दाता बनेगा। अब सब बन गया, बिटुमिन भी बन गया, पर कोई विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं। और आज भी इतना 22 लाख करोड़ हम खर्चा कर रहे हैं। अब ये राष्ट्रवाद कैसा होगा? इस देश में 22 लाख करोड़ रुपए हम लोग फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, देश में प्रदूषण दे रहे हैं। क्या हम अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में आत्मनिर्भर भारत नहीं बना सकते? मैं गाड़ी में आया हूं, 100% इथेनॉल पे चलने वाली दुनिया की पहली गाड़ी है इनोवा। 60% बिजली तैयार करती है। 1 लीटर पेट्रोल के भाव में एवरेज की तुलना करें तो ये गाड़ी का 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होता है। प्रदूषण 0 है। हाइड्रोजन हम बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक की गाड़ी अब कितनी पॉपुलर। जब मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी की पहली गाड़ी शुरुआत की थी तो कीमत थी $150 पर kWh लिथियम आयन बैटरी की, अब तो 55 हो गई। अब सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम में टेक्नोलॉजी आ गई।
कल मेरे घर पर एक IIT के लड़के ने 5 साल में टेक्नोलॉजी लाई, एल्यूमिनियम जो शीट रहती ना वो फ्यूल है, एल्यूमिनियम मेरा टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर बस, गाड़ियां, हवाई जहाज और ट्रक और कार चलने वाली है। दुनिया बदल गई, हमारे लोग प्रयोग कर रहे हैं, हम उसको प्रायोरिटी दे। आज हमारे पास फाइटर जेट चाहिए, हमारे साथ मिसाइल चाहिए, हमारे साथ ड्रोन से मिसाइल मारनी है। क्या हम दुनिया के आगे हैं कि पीछे हैं? कुछ नहीं जी, आप हमारी डिफेंस की क्षमता अगर बढ़ जाएगी ना तो ये आजू बाजू के चिल्लरवाड़ा जो है ना, ये बात भी है, कोई लड़ाई होती नहीं कभी। आप देखो मोहल्ले में तो हमको सबको ज्ञान सिखा सकते हो, पर कोई पहलवान होगा जो उसके मोहल्ले में दादागिरी चलती, उसको कोई सिखाता क्या ज्ञान? नहीं, उसको दादा 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 करके उसके पीछे लगते सब, क्योंकि उसकी चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहावत भी है। एक बार अगर हम डिफेंस में, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी में हमारी साइंस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम आगे जाएंगे, मुझे लगता है अगर हम बिल्कुल दुनिया के आगे निकल जाएंगे। दुनिया झुकती है जी, झुकाने वाला चाहिए। देखिए, हर मुस्लिम आतंकवादी है ये कहना भी गलत है। कौन कितना फंडामेंटलिस्ट है, कितना ज्यादा जहरीला आतंकवाद उसमें है, कट्टरवाद है, उसमें ग्रेडेशन करना पड़ेगा। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। और डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारे आइकॉन है, आज हम उनको मानते हैं, पर डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे लोग हैं उनकी मेजोरिटी बढ़ानी पड़ेगी, शिक्षा को पहुंचाना पड़ेगा। नहीं तो मैं अक्सर देखता हूं कि क्या है मुस्लिम समाज में, क्या करते हैं सब लोग? चाय का दुकान, पान की टपरी, पंक्चर का दुकान, पान ठेला, इसके अलावा कोई धंधा नहीं। एजुकेशन का अभाव है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और फिर जो लोग, आपको पता ही है कि मदरसे में क्या होता है जो आपने बताया। अगर सही संस्कार मिलते, सही विचार, ये जरूरी नहीं है कि एक बार नहीं, कोई 100 बार नमाज पढ़े, कोई मस्जिद में जाए, कोई मंदिर में जाए, बौद्ध विहार में जाए, गुरुद्वारे में जाए, हमें कोई किसी के इसके लिए आपत्ति नहीं है। संविधान में भी अधिकार दिए है। हमें प्रश्नों को इस प्रकार से उसका एनालिसिस करके अलग करना होगा और उसका सटीक विश्लेषण करते हुए भविष्य के हित के लिए हमें नेशन फर्स्ट की विचारों में उसके साथ सोचकर नीतियां बनानी होगी, और वो नीतियां सामर्थ्यवान भारत की होगी। खंडारे जी जो कहा कि विदाउट सामर्थ्य विकसित भारत को विनिंग नहीं है, और इसलिए विकसित भारत भी चाहिए, सामर्थ्यवान भारत भी चाहिए, और विश्वगुरु बनाने वाली जो सनातन भारतीय हिंदू संस्कृति है, जो मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और परिवार पद्धति पर आधारित है, जो विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा, जो दुनिया ने स्वीकार किया था, वही बात को लेकर हमारे उस बात को दुनिया के, विश्व का कल्याण हो, पर कल्याण हो कहने वाला ताकतवान चाहिए। सामर्थ्य की पूजा होती है,